जय हिंद। आज हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में आपको ये पता होना चाहिए कि 5 वंशों ने राज किया था और कुल कितने साल तक, 320 साल तक शासन किया था। ठीक है। और 5 वंश कौन-कौन है, पांचों के दम याद रखिएगा। एक ट्रिक ऐसा होता है, गुल खिले तो सैयद लोधी, गुल खिले तो सैयद लोधी, गुल खिले तो सैयद लोधी। गुल से क्या होगा, गुलाम वंश हो गया। ठीक है। खिले तो क्या हो गया, खिलजी वंश हो गया। तू मतलब क्या हो गया, तुगलक वंश। गुल खिले तो मतलब तुगलक वंश हो गया और लास्ट में सैयद और लोधी। तो कुल कितने वंशों ने शासन किया था, 5 वंश। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा बताइए, पांचवा कौन सा, लोधी वंश है ना। और यही लोधी वंश का सबसे अंतिम शासक जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। और यही इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक था और भारत में एंट्री होता तोप और गोला लेकर आता कौन है, बाबर। और बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक और इब्राहिम लोधी के पास कितना सैनिक है, तो 1 लाख सैनिक। ठीक है। लेकिन फिर भी बाबर क्या हुआ, जीता और इब्राहिम लोधी हारा। इतना बड़ा उलटफेर कैसे होता है हम आपको बताएंगे जब आपको बाबर के बारे में पढ़ाएंगे तो, या तो इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ाएंगे तो। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। देखिए हम क्या बताएं कि सर दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया था। सबसे पहला वंश का नाम क्या था बताइए, गुलाम वंश। पहला नाम क्या है, तो गुलाम वंश। दूसरा वंश का नाम क्या था, अभी बताएं। दूसरा वंश का नाम था खिलजी वंश। दूसरा वंश का नाम है खिलजी वंश। तीसरा वंश का नाम क्या है, तो तीसरा वंश का नाम है क्या बताइए, फिर से भी अभी बताएं आपको। भूल खिले तो मतलब क्या हो गया, तुगलक वंश हो गया। ठीक है। और चौथा वंश का नाम क्या है, सैयद वंश है। क्या नाम है, सैयद वंश है। और पांचवा वंश का नाम क्या बताइए जल्दी, पांचवा वंश का नाम लोधी वंश है ना। किस क्या नाम है, तो लोधी वंश है। हम सब वंश के बारे में आपको पढ़ाते चलते हैं, समझिए अच्छे से। ठीक है। आपको पता होना चाहिए। देखिए दिल्ली सल्तनत में राज करना शुरू किया, क्या आपको याद होगा कि सर मोहम्मद गौरी का कहीं ना कहीं 4 गुलाम था। 4 गुलामों में एक गुलाम का तो मृत्यु हो गया था, मोहम्मद बख्तियार खिलजी का। ठीक है। उसके बाद 3 गुलाम बचा और तीनों ने अपने आप में ही कहीं ना कहीं साम्राज्य को बंटवारा किया। और दिल्ली या भारत का राज किसे मिला, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, एक नए वंश का स्थापना किया जिसका नाम क्या है, गुलाम वंश। ठीक है। इसको बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी। क्या कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है। अच्छा इसको याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने राज किया, 5 वंशों ने राज किया। कितने साल तक किए, तो 320 साल तक किया। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक समझिएगा 1206 में राजा बनता है और 1210 ईस्वी तक कहीं ना कहीं राज करता है। ठीक है। सबसे पहला बात जान लीजिएगा, सर कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब क्या होता है। ऐबक का मतलब क्या होता था, गॉड ऑफ मून है ना, चंद्रमा को देवता को क्या कहा जाता है, ऐबक कहा जाता है। और ये भी आपको पता होगा, अभी कुछ देर पहले भी आपको बताए थे, कुछ देर पहले पिछले वीडियो आपको बताए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को देखिए दिल्ली से कहीं ना कहीं वापस जा रहा था गजनी। ठीक है। तो लाहौर के जनताओं ने रोका था, इसलिए अपनी राजधानी भी कहां बनाया था, लाहौर में। ठीक है। और जब लाहौर के जनताओं ने रोका था तो मतलब जनताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और जनताओं के लिए क्या काम किया, जनताओं के बीच में लाखों रुपया बांटा करता था। इसलिए जनताएं बड़ी खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को एक टाइटल दिया जिसका नाम क्या है, लाख बख्श। क्या नाम है, तो लाख बख्श है ना। तो लाख बख्श की उपाधि किसे मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे मिला था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। यह ऐसा शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। आपको पता होना चाहिए कि सुल्तान को उपाधि धारण कौन करवाता था। ठीक है। तो बगदाद में देखिए जैसे ही हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु होता है तो उसके बाद इस्लाम धर्म का जो भी प्रचार करने वाला व्यक्ति होता है उसे खलीफा कहा गया। क्या कहा गया, तो खलीफा। और खलीफाओं के द्वारा अलग अलग जगहों को समझिएगा शासकों को भेजा जाता था और जिस शासक को भेजा जाता था उसे सुल्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सुल्तान। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुल्तान का उपाधि धारण कौन करवाता था, खलीफा। खलीफा कौन होता था, तो हजरत मोहम्मद साहब के बाद जो इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाला मेन जो व्यक्ति है वो उसे क्या कहा गया, खलीफा। जो कहाँ हमेशा होता था, तो सऊदी अरब में रहता था। ठीक है। तो यह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, यह एक सिपाह सालार या सिपाही बनकर अपने मतलब कहीं ना कहीं गद्दी पर बैठा हुआ रहता था। कौन बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। जैसे ही देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का जैसे गुलाम और दामाद था, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक अपना गुलाम और दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम है, इल्तुतमिश। हम क्या बोले, फिर से समझिए। मोहम्मद गौरी का दामाद और गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश। जब दिल्ली में और कहां पे, लाहौर में राज कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो यही अपने दामाद को इल्तुतमिश को कहां का गवर्नर बनाया था, तो बदायूं का। बदायूं कहां पड़ता है, यूपी में। कहां पड़ता है, तो यूपी में। ठीक है। और समझिएगा 1210 का जब समय आता है तो चौगान या पोलो खेलते हैं। देखिए घोड़ा से कहीं ना कहीं चौगान या पोलो गेम खेला जाता है, याद रखिएगा। तो चौगान या पोलो खेलते समय उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और जैसे ही चौगान, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस शासक का मृत्यु चौगान खेलते हुआ है, या घोड़ा से गिरकर हुआ है, या पोलो खेलते हुआ है, याद रखिएगा। जिसका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लंबे समय तक बेचारा राज नहीं किया, 1206 में राजा ही बना और 1210 में क्या हो गया, इसका मृत्यु हो गया। और मरा कहां, तो लाहौर में, क्योंकि राजधानी कहां था, लाहौर में। किला भी कहां था, लाहौर में। ठीक है। इसलिए इसका टॉम या मकबरा भी कहां है, तो लाहौर में। ठीक है। और जैसे ही लाहौर में इसका मृत्यु होता है ना, दफनाया गया, इसका टॉम भी बन गया लाहौर में। ठीक है। तो इसका अगला उत्तराधिकारी समझिएगा, इस वंश का अगला उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा बन गया जिसका नाम क्या था, आराम शाह। और आराम शाह राजा का बना था 1210 में। अच्छा ये बताइए
आपको पता होगा मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी तो दामाद और गुलाम था जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश। जैसे ही खबर खबर पता चला इल्तुतमिश को कि मोहम्मद सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु होता है और अगला उत्तराधिकारी उसका बेटा आराम शाह बनता है, तो आराम शाह को समझिएगा शासक बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसको, इल्तुतमिश को, क्योंकि इसका नाम क्या था कि जिस तरह मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम हम अर्थात इल्तुतमिश है, ठीक है। इसलिए अगला उत्तराधिकारी बनने के दावेदार ही कौन है, तो हम अर्थात इल्तुतमिश है, ठीक है। अर्थात आता है इल्तुतमिश कहाँ पे, तो यहीं पर लाहौर में, ठीक है। और समझिएगा यहाँ पे पंजाब में 1211 ईस्वी में पंजाब में एक युद्ध होता है, किसके किसके बीच में था, एक तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा जिसका नाम था आराम शाह और एक तरफ से कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश, ठीक है। और दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसका नाम है जूढ़ का युद्ध, कब होता है, 1211 ईस्वी में, समझिएगा। और एक तरफ से आराम शाह, एक तरफ से इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आराम से जीतता है और आराम शाह क्या हो जाता है, हार जाता है, और हारने के बाद आराम शाह को क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो अब बताइए अगला उत्तराधिकारी कौन बना, तो इल्तुतमिश। कौन बना, तो इल्तुतमिश, ठीक है। अब पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में, समझिए। इल्तुतमिश राजा बना था कब, तो 1211 ईस्वी में बना था। कब तक राज किया था, 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश राजा बना था कब, 1211 ईस्वी में। कब तक राज किया, 1236 ईस्वी में, ठीक है। गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को, ठीक है। गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को, ठीक है। आगे समझिएगा, यह जो है ना, यह ऐसा शासक था जो भारत का वैधानिक सुल्तान प्राप्त हुआ था, मतलब वैधानिक सुल्तान बना हुआ था। वैधानिक कहने का मतलब आपको अभी बताया, खलीफाओं के द्वारा जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अगर मान लें शासक बनाया गया किसी भी देश का, उसको सुल्तान कहा जाता था। तो देखिए खलीफाओं ने कहीं ना कहीं मदद की इल्तुतमिश को, ठीक है। और आराम शाह को हत्या करवा दिया, और आराम शाह को जैसे ही हत्या करवा दिया तो वही खलीफाओं ने कहीं ना कहीं जाते इल्तुतमिश को सुल्तान का उपाधि धारण किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में बनने वाला सबसे पहला सुल्तान कौन था, याद रखिएगा जिसका नाम है इल्तुतमिश। भारत में बनने वाले पहले सुल्तान का नाम क्या है, तो इल्तुतमिश। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर भारत में बनने वाला सबसे अंतिम सुल्तान कौन था, तो अभी बताए ना, बाबर किसको हराएगा, इब्राहिम लोदी को। अर्थात सबसे अंतिम सुल्तान बनता कौन है, इब्राहिम लोदी, जो 1526 के पानीपत के युद्ध में कहीं ना कहीं मारा जाएगा, जिसके पास 1 लाख सैनिक था। और याद रखिएगा कि मतलब सुल्तान का उपाधि सबसे पहले धारण किसने किया था वैधानिक रूप से, इसका नाम क्या है, इल्तुतमिश। ये दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा, इसका देखिए अंतिम सुल्तान भी आपको लिख दे यहाँ पे जिसका नाम क्या है, इब्राहिम लोदी। प्रथम सुल्तान कौन बना था, वैधानिक रूप जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश, ठीक है। आगे समझिएगा, 1500 सुनिए, जब 1215 का जब समय आता है तो तराइन का तृतीय युद्ध होता है। अब तराइन का तृतीय युद्ध क्यों होता है, समझिए किसके किसके बीच में होता है, एलदौज के बारे में आपको पढ़ाया था। एलदौज राजा बना था ना, कहाँ का बना था बताइए, पीछे वीडियो में आपको बताया था एलदौज कहाँ का बना था, ठीक है। देखिए तो एलदौज जो है ना, गजनी का था, समझिएगा। तो एलदौज के नजर दिल्ली पर पड़ी, क्योंकि देखो इसका कहा नाम क्या था कि 3 गुलामों को कहीं ना कहीं आपस में बंटवारा किया गया था। कुछ ऐसे गुलाम थे जिनको मिला था कहीं ना कहीं गजनी, कुछ मिला था पाकिस्तान के भाग को, कुछ अफगानिस्तान को कह सकते गजनी है जो, ठीक है। कुछ मिला था पाकिस्तान के भाग को और कुछ मिला था किसको, तो भारत में किसको मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको तकलीफ हुआ कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया तो उसके बाद हम भी तो यहाँ जिंदा थे, तो हम भी यहाँ कहीं ना कहीं राजा बनते हैं, ये अपना उत्तराधिकारी अपने गुलाम को क्यों बना दिया। इसीलिए दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसको बोलता है तराइन का तृतीय युद्ध। और किसके किसके बीच में होता था, एक तरफ से इल्तुतमिश और एक तरफ से एलदौज, ठीक है। और नतीजा क्या निकलता है, एलदौज हार जाता है और इल्तुतमिश से जीत जाता है। इल्तुतमिश इसको हत्या करने ही वाला था, लेकिन एलदौज यहाँ से क्या हो जाता है, तो भाग जाता है। उसके बाद समझिएगा कि 1221 का समय था, सुनिए 1221 का जब समय था तो चंगेज खां का आगमन भारत में होता है, ठीक है। अब चंगेज खां कौन था आपको पता होना चाहिए। देखिए भारत के ऊपर अगर आइएगा तो यहाँ पर कौन है, चीन है। सॉरी, भारत के ऊपर नेपाल है, नेपाल के ऊपर आइएगा तो तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर क्या है, तो चीन है। लेकिन आपको पता नहीं चल सर, चीन जो है ना कहीं तिब्बत को गुलाम बना लिया, ठीक है। और इसके ऊपर देखिए सबसे ऊपर वाला भाग जो है ना, यहाँ कौन है, तो रूस है। तो देखिए चीन और रूस के बीच में एक डेजर्ट कंपनी, सॉरी एक डेजर्ट कंट्री है, ठीक है, या एक बालू वाला मतलब कंपनी, रेगिस्तान वाला भाग है जिसका नाम है मंगोलिया। क्या नाम है, मंगोलिया। क्या नाम है, तो मंगोलिया। और मंगोलिया का ही शासक था जिसका नाम क्या था बताइए, चंगेज खां। क्या नाम था, चंगेज खां। सबसे बदनाम, इतिहास का सबसे बदनाम और सबसे क्रूर शासक था। इतना क्रूर था कि मतलब बदनाम भी बहुत ज्यादा था, क्रूर भी बहुत ज्यादा था। जनताओं को हमेशा प्रेशराइज करता था। जनता इससे मतलब ये खुद जानता था कि अगर मेरा मृत्यु होगा, ठीक है, तो अगर मेरा मृत्यु होगा तो मेरा जनता मरने के बाद भी हमें छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जानते हैं एक कहानी इसके बारे में है कि जब चंगेज खां का मृत्यु होता है तो दफनाने के लिए जो भी व्यक्ति जाता है अपने सेनापति को कह के गया था, ठीक है, कि जो भी व्यक्ति हमें दफनाने जाए
रास्ते में उसे क्या कर मरवा दे, और यही नतीजा निकला था। सेनापति कहीं ना कहीं सारे लोग को मार दिया। जब सेनापति सारे लोगों को मार दिया तो आज तक इतिहासकारों ने पता नहीं लगा पाया कि चंगेज खां का कब्र कहाँ है, क्योंकि हम आपको क्या बताएं कि चंगेज खां ने पहले ही बता दिया था, सेनापति को कहा था क्या कि जैसे ही मेरा मृत्यु होगा और जितने लोग जाएगा दफनाने उसको रास्ते में कहीं ना कहीं क्या करवा देना, हत्या करवा देना। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। तो एशिया का सबसे क्रूर और सबसे बदनाम शासक था, ठीक है, जो कहां से आया था, मंगोल से आया था। मंगोल कहां पड़ता है, तो चीन और रसिया के बीच में एक देश है। ठीक है, अब इसको क्या जरूरत पड़ा भारत में आने का। ठीक है, तो यही चंगेज खां का एक छोटा भाई था। ठीक है, और छोटे भाई को हत्या करके वही का एक शासक जिसका नाम था जलाउद्दीन मंगबरनी। फिर से समझिए, चंगेज खां कहां से आया था, मंगोलिया से आया था। ठीक है, और मंगोल देश से आया था। तो चंगेज खां का भी एक छोटा भाई था। ठीक है, और उसी छोटा भाई को हत्या करके वहां का ही एक शासक जिसका नाम था जलाउद्दीन मंगबरनी, और जलाउद्दीन मंगबरनी जानते हैं इसको हत्या करके भारत आ गया था। एक खबर जैसे ही और देखो भारत में आया था, तो भारत में आने के बाद किसी से मतलब मदद मांगा, तो यही जलाउद्दीन मंगबरनी जो है किसी से मदद मांगा, तो इल्तुतमिश को। ये बात जैसे ही पता चला चंगेज खां को कि इल्तुतमिश भारत का शासक है, जो कहीं ना कहीं जानते हैं मेरे छोटे भाई को हत्या करने वाला शासक है, जो कहीं ना कहीं उसके मदद या उसके शरण में है। ठीक है, तो इसलिए चंगेज खां, समझिएगा, इसलिए चंगेज खां खबर भेजवाता है किसके पास, इल्तुतमिश के पास। ठीक है, कि अगर हम भारत में आक्रमण करें और जलाउद्दीन मंगबरनी पर अगर आक्रमण भी करें, अगर उसे हत्या करें, तो तुम उसे मदद मत करना। अगर तुमने उसने गलती से भी मदद कर दिया तो जलाउद्दीन मंगबरनी तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन तुम्हारा एक नया जो वंश का स्थापना हुआ है, ये भी वंश क्या हो जाएगा, तो समाप्त हो जाएगा। इसी बात से डर गया कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, और जैसे ही चंगेज खां भारत में आता है, जलाउद्दीन मंगबरनी को कहीं ना कहीं हत्या करता है। ठीक है, तो जलाउद्दीन मंगबरनी को जैसे ही हत्या करता है, तो उस समय मदद नहीं कौन करता है, तो इल्तुतमिश। ठीक है, और जैसा वादा किया था चंगेज खां कि हम आएंगे, जलाउद्दीन मंगबरनी को हत्या करेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, चंगेज खां भारत में आता है, जैसा वादा किया दूसरा काम किया था। ठीक है, इल्तुतमिश को कहीं ना कहीं हराया नहीं। ठीक है, मारा किसको, जलाउद्दीन मंगबरनी को। लेकिन जब भारत में आया था तो बहुत कुछ देखा था हम, क्योंकि हम लोग सोने का चिड़िया कहलाते थे, अपार सोना भरा हुआ था, संसाधन बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए इसको चंगेज खां को बार बार लगेगा क्या कि कैसे भी करके हमको दिल्ली और भारत में आक्रमण करना है और वहां पे हमें राज करना है। क्योंकि देखो, अगर किसी व्यक्ति को अगर मान लीजिए पूरा खजाना जहां भरा रहता है, अगर उस रास्ते से अगर एक बार पहुंचा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में होता है अच्छा आज ना कल, है ना, कभी तो ऐसा समय आएगा जब कहीं ना कहीं ये यहाँ पर आक्रमण करेगा और मेरा राज होगा। बस यही बात यहाँ था। चंगेज खां भारत में गया था तो अपार संपत्ति को देख लिया था, इसलिए बार बार जब आगे कहानी पढ़ेंगे तो बार बार भारत में आक्रमण करेगा और कोशिश करेगा क्या कि यहाँ के वंशों को समाप्त करे और अपना वंश का क्या करे, स्थापना करे। है ना, बाबर का नाम सुने हैं, बाबर भी था ना, तो यही चंगेज खां का वंश था। बताएंगे आपको कैसे कैसे था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इल्तुतमिश में समझिएगा, दिल्ली सल्तनत में दो तरह की करेंसी चलाई थी। एक चलाई थी सिल्वर कॉइंस, एक चांदी का सिक्का चलाया था, और एक चलाया था तांबा का। ठीक है, तो सिल्वर कॉइंस को, तांबे के सिक्के को हम लोग क्या, सॉरी चांदी के सिक्के को क्या कहते थे, टंका या टका कहा जाता था। और यहाँ पर समझिएगा कॉपर कॉइंस मतलब तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है, मतलब जीतल कहा जाता। क्या कहते थे, जीतल। ठीक है, फिर से समझिएगा, दिल्ली सल्तनत की करेंसी दो थी, एक का नाम था टंका या टका और एक का नाम था जीतल। ठीक है, तो टंका या टका किस सिक्के को कहते थे, तो सिल्वर कॉइंस मतलब चांदी के सिक्के को कहते थे टंका या टका, और तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, जीतल। ठीक है, और समझिएगा इसने क्या किया, एक पद बनाया है ना, एक प्रथा भी चलाया था जिसका नाम था दल चालीसा प्रथा। ठीक है, दल चालीसा क्या होता है कि इसके शासनकाल में हजारों गुलाम रहते थे। जब हजारों गुलाम रहते थे तो हजारों गुलामों में 40 ऐसे गुलाम थे जो इसके एकदम विश्वसनीय थे। ठीक है, हजारों गुलामों में 40 विश्वसनीय गुलाम को अपने पास किया और एक मतलब एक पद बनाया। ठीक है, और उस पद का नाम था तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी कहिए या तो दल चालीसा कहिए। इसमें क्या था, हजारों गुलाम में 40 लोग थे, और इसने ऐसा दल क्यों बनाया था, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं अगर कहीं युद्ध होता था तो उस युद्ध में कहीं ना कहीं शासक अपने खुद लड़ने जाते थे। लेकिन पहले वो बोला क्या कि अब शासक लड़ने जाएंगे नहीं, अब कौन जाएगा, तो दल चालीसा के 40 लोग जाएंगे। ठीक है, अर्थात पहले शासक युद्ध करते थे, लेकिन अब कौन करेगा, तो दल चालीसा के 40 लोग युद्ध करेंगे। समझिएगा, इसने क्या क्या करा था, इसके बाद देखिए इसने एकता प्रथा का भी शुरुआत किया था। एकता प्रथा क्या होता है आपको पता होगा कि सर, पहले कहीं ना कहीं सैनिक, देखिए पहले जो भी शासक को जब जरूरत पड़ता जितने सैनिकों का उतना ही सैनिक रखते थे। ठीक है, जब जरूरत पड़ा सैनिकों का ज्यादा तो सैनिक रखे, जब जरूरत नहीं पड़ा तो सैनिकों को नहीं रखते थे। ठीक है, ये बात समझिएगा। और जानते हैं जब सैनिक, पहले क्या था कि सैनिक का कोई नगद वेतन भी नहीं था, है ना, तो उसको मिलता क्या था, तो जान लीजिएगा कि जिस जगह पे आक्रमण किया जाता था वहां के धन संपत्ति को लूटा जाता था, तो आधी
आधी संपत्ति कहीं ना कहीं जानते राजाओं को मिलता था और आधी संपत्ति जो था ना वहां के सैनिकों में बांट दिया करता, ठीक है। जितनी सारी लूटी जारी संपत्ति होती थी या लूटी गई अगर मतलब जमीन हो गया तो जमीन का दावेदार कहीं ना कहीं राजा ही होता था, लेकिन उस जमीन का बंटवारा कर सैनिकों के बीच में बांट दिया जाता था, ठीक है। इसी प्रथा को हम लोग क्या कहते थे, एकता प्रथा। तो एकता प्रथा का शुरुआत ही किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। किसने किया था, इल्तुतमिश, ठीक है। और देखो यहाँ जिस जमीन को अगर बांटा गया सैनिकों के बीच में तो कहीं ना कहीं टैक्स राजा लेता ही था, तो उस टैक्स वसूलने वाले को क्या कहा जाता था, इक्तेदारी प्रथा कहते थे। क्या कहते थे, इक्तेदारी प्रथा। और जो भी व्यक्ति टैक्स वसूलता था उसको इक्तेदार कहता था। क्या कहते थे, इक्तेदार। फिर से समझिए, सैनिकों के बीच में समझिएगा, अगर भूमि बांट दिया जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, एकता कहेंगे। सैनिकों के बीच में जब भूमि बांट दिया गया तो उसको भूमि से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता होगा जो टैक्स लेता होगा, उसको इक्तेदार कहते थे। और टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को क्या कहते थे, इक्तेदारी प्रथा कहते थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछे एकता, या तो पूछे इक्तेदार, या तो पूछे इक्तेदारी प्रथा। ये तीनों का आंसर ही क्या होगा बताइए, तो इल्तुतमिश। क्या नाम होगा, तो इल्तुतमिश, ठीक है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 1229 का जब समय था, 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। जैसे ही मृत्यु हो गया, सॉरी 1229 ईस्वी का जब समय था, 1229 में क्या हुआ था, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को पूरा करवा दिया गया। जब इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को जब पूरा कराएगा तो कुतुब मीनार कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। तो अभी तक कहीं ना कहीं गुलाम वंश का राजधानी कहाँ था, लाहौर, लेकिन अब इसकी राजधानी कहाँ चले गए, दिल्ली, ठीक है। और यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए गुलाम वंश की सबसे पहली राजधानी तो लाहौर और गुलाम वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली। कहाँ थी बताइए, दिल्ली थी, ठीक है। आगे समझिएगा। 1236 ईस्वी का समय था तो इल्तुतमिश का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। जैसे ही 1236 में इल्तुतमिश का मृत्यु होता है, ठीक है, तो ये मरा कहाँ, दिल्ली में। याद रखिएगा, इसका टॉम भी कहाँ है, तो दिल्ली में। इसका टॉम भी कहाँ है, तो दिल्ली में, ठीक है। आगे समझिएगा। देखिए इसका इल्तुतमिश का जैसे ही मृत्यु होता है तो अगला उत्तराधिकारी, समझिएगा, इल्तुतमिश का 4 पुत्र था, 1 पुत्री था, ठीक है। और 4 पुत्र, चारों का चारों एकदम अयोग्य था, लेकिन पुत्री बहुत अच्छी थी, ठीक है। पुत्री मतलब हमेशा मदद करते थे अपने पिता इल्तुतमिश को, ठीक है। और एक बार ऐसा स्थिति क्या हुआ था, कालिंजर अभियान पर इल्तुतमिश गया था। तो कालिंजर अभियान में क्या हुआ था कि चारों का चारों बेटा एकदम असफल हो गया था। सफल कोई भी नहीं हुआ था क्योंकि एकदम अयोग्य था, लेकिन सफल हुआ कौन, तो इल्तुतमिश, सॉरी सफल हुआ कौन, तो रजिया सुल्तान जो इसके पुत्री थे, ठीक है। इसी बात से खुश हुआ इल्तुतमिश और चाहता क्या था, हमेशा जनताओं के बीच में बात ऐलान कर दिया था क्या, कि जैसे ही मेरा मृत्यु होगा तो मेरा अगला उत्तराधिकारी मेरा बेटा न बनकर मेरी बेटी बने, जिसका नाम क्या है, वो रजिया सुल्तान। क्या नाम है, तो रजिया सुल्तान।